सुप्रभात। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व कक्षा में हमने हमारी आरोह भाग प्रथम पाठ्य पुस्तक के गद्यांश भाग के तृतीय पाठ, जो हमारे टर्म 1 के सिलेबस में शामिल है, गलता लोहा का आगाज कर दिया था, जिसके लेखक हैं शरद जोशी जी, जिन्होंने बताया है कि कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है, कार्य व्यक्ति की रुचि पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में है, उस कार्य को करने में व्यक्ति को जरा भी हिचक या संकोच नहीं होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि मोहन जो है वो ब्राह्मण परिवार से संबंधित था और उसका मित्र जो है धनराम वो लोहार परिवार से संबंधित था। लेकिन मोहन जब धनराम को उस लोहे को पीटते और उसको नया आकार देते हुए देखता था, उसको उस कार्य में बहुत ही अभिरुचि उत्पन्न होती थी और वो उस कार्य को बड़ी ही तल्लीनता और एकाग्रता के साथ निहारता रहता था। साथ ही बुद्धिमान भी था। जिस तरह से बताया है कि जिस विद्यालय में वो पढ़ते थे, वहां त्रिलोक सिंह जो है, उनके जो अध्यापक थे, वो मोहन से बहुत प्रभावित थे, उससे बड़ी उम्मीदें रखते थे और ये विश्वास जताते थे कि बड़ा होकर मोहन जरूर किसी न किसी पद को सुशोभित करेगा। लेकिन बाहरी किस्मत जिसकी जहां होती है, उसको उसका दाना पानी वही निर्भर करता है। तो अब देखिए कि मोहन जो है वो किस तरह से अपने विद्यार्थी काल में बहुत अच्छे और एक होनहार छात्र के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे समय ने पलटा खाया और समय के पलटे के साथ ही मोहन की किस्मत भी पलट गई। चलिए देखते हैं। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बहुत उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता तो वे फिसड्डी बालक को दंड देने का भार भी मोहन को दे देते। पकड़ इसका कान, लगवा इससे 10 उठक बैठक, वो इस तरह का आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली यानी सहपाठी मोहन के हाथों से कई बार बैंत खाई थी। बैंत पतली लकड़ी की डंडी, जिससे गीली डंडी होती है, यानी पेड़ से तोड़ी हुई एक टहनी, उससे लगती जो चोट है वो बहुत जोर की लगती है। बैंत भी खाए थे या कान भी खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने के बावजूद भी धनराम शुरू से ही उसके प्रति बड़ा स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका कारण ये भी था कि बचपन से उसके मन में ये बात बिठा दी गई कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपने प्रतिद्वंदी माना ही नहीं, क्योंकि वो ठहरा लोहार जो धनराम था और मोहन ठहरा ब्राह्मण परिवार का जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार समझता था, क्योंकि उसको पता था कि मोहन वास्तव में इतना बुद्धिमान है और इस पद का हकदार भी बनता है। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर जी का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम रोशन करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। बिल्कुल धनराम को भी ये विश्वास होता था कि मोहन जिस हिसाब से है, उस हिसाब से वो आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और धनराम क्या था, वो गांव के दूसरे खेती और मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी 3rd क्लास यानी तीसरे दर्जे के स्कूल का मुंह देख नहीं पाया। मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं कि सामान्य से विद्यालय में उसको वहां दाखिला दिलवाया गया। त्रिलोक सिंह मास्टर जी कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक उन्होंने पूछ लिया, धनराम से पूछा, अरे भाई धनवा, 13 का पाढ़ा सुना तो। 12 तक का पाढ़ा तो उसे किसी तरह याद था, लेकिन 13 का पाढ़ा उसे याद ही नहीं था। 13 यानी 13 की टेबल। क्या सुनाता है देखिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 24, एक पड़ी शट्टाक, एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई और वो डंडी टूट गई। उससे में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पाढ़ा याद कराता हूँ। नाले से यानी नाले के पास कोई पेड़ से एक शाखा या टहनी तोड़ कर ला। त्रिलोक सिंह मास्टर जी का ये सामान्य नियम था। सजा पाने वालों को वो अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, यानी जिसको सजा मिलनी है हथियार भी वही चुनकर लाएगा।
जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसा करता ताकि वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। यानी भाई मेरे तो लगे जो लगे, लेकिन ये इस डंडे से अगर किसी और की भी पिटाई होगी ना तो सही है, उसकी भी इतनी जोर की पिटाई होगी ताकि हमें आनंद आएगा। तो इस हिसाब से वो हथियार का चुनाव करते थे। धनराम की मंदबुद्धि रही या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन गोटा लगाने पर भी उसे 13 का पढ़ा, गोटा यानी रटने पर भी उसे 13 का पढ़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय माँ साहब ने फिर उससे दोबारा 13 का पढ़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर लड़खड़ा गया। भाई 13 वन जा, 2 जा, 3 जा, फिर से उसको भूल गया वो। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगाई, यानी व्यंग्य किया। क्या कहते हैं देखो, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनाराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इतने आर्थिक रूप से समृद्ध भी नहीं थे कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाकर उसको अच्छी पढ़ाई करवा सके। अपना घर के पैतृक व्यवसाय या पैतृक धंधे को ही वो अपना भाग्य समझते थे, और यही कारण है कि उसके बैग में किताबों की बजाय इस तरह के जो सामान है जो लोहे के, जिनमें धार डलवाना या उनसे लोहे को पिघलाकर उसको नया आकार दे देना, इस कार्यों की शिक्षा वो अपने पुत्र को भी देते रहते थे। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि उसके पिता ने उसे धौंकनी फूंकने, आपको पता है एक फूंकनी होती है जिसके अंदर फूंक मार करके और चूल्हे को जलाया जाता है, या सान लगाना। सान लगाने का अर्थ है जब उस एक विशेष उस स्थान के ऊपर, या जब लोहे को रख दिया, गरम गरम लोहे को रख दिया जाता है तो उस पर हथौड़ा मारना, सान लगाना। सान लगाने के कामों में उसको उलझाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़ों से लेकर गन चलाने की कला सिखाने लगे। फर्क इतना था, मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैत चुनने की छूट देते थे, वहीं गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम कौन? धनराम के पिता। यानी जरा सी भी चूक होती तो चाहे हाथ में जो भी आता था उसी से वो उसकी सुताई कर देते थे। किसकी? धनराम की। देखिए क्या कहते हैं, जरा से भी गलती होने पर छड़, बैत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से वो अपना प्रसाद उसको दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, यानी पिता के स्थान पर उसने काम संभाल लिया। पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे। आफर यानी वह स्थान जहां पर लोहे को तोड़ा, पीटा, मरोड़ा जाता है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागने के बाद मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त करके, स्कॉलरशिप लेकर के त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। यानी इंटेलिजेंट था, इसके आधार पर उसको जो है अच्छे अंकों के कारण उसको छात्रवृत्ति दी गई, स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप के बल पर वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर यानी मोहन के पिता, उनका भी हौसला बढ़ गया। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का एक सपना देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया। दान दक्षिणा के बूते पर वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते थे, और मोहन पढ़ लिख कर अपने पूरे कुल परिवार का जो दारिद्र्य है यानी गरीबी है उसको मिटा देगा, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं होता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या वो भी थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम जो है स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता, छुट्टी के बाद थका मांदा घर आता तो पिता उसको पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण दे दे के और ज्यादा उत्साहित करते, उसको और ज्यादा इंकरेज करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने में मुश्किल होती थी। वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। यानी नदी को लांग करके बार बार जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि वर्षा के दिनों में नदी का पानी जल स्तर बढ़ जाता है, तो ये तो खतरे खतरे की बात है।
इस वजह से नदी पार के किसी जानकार के घर में मोहन को रुकने के लिए एक स्थान दे दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता, छुट्टियों में नदी पार उतर जाने पर गांव लौट आता। संयोग की बात है कि एक बार छुट्टी के पहले दिन जब वो नदी का पानी उतार पर ही था, मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर खूब भारी वर्षा हुई और अचानक नदी का पानी बढ़ गया। और पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ आए, पत्ते वत्ते आए, तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे न पहुंचते पहुंचते मटमैले पानी का एक खूब बड़ा रेला आया और वे लोग किसी तरह से सकुशल पार निकलने में सफल हो पाए। इस घटना के बाद वंशीधर जी घबरा गए और उन्होंने सोचा कि बच्चे के भविष्य को लेकर अब थोड़ा और ज्यादा क्या होना पड़ेगा, चिंतित होना पड़ेगा। बिरादरी के यानी उनके ही परिवार के सगे संबंधियों के एक संपन्न परिवार का युवक था जिसका नाम था रमेश। वो उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल उनके प्रति सहानुभूति जतलाई बल्कि सुझाव दे दिया कि वो मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे। जहां घर में 4 प्राणी रह रहे हैं, एक और बढ़ जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वो अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर सकेगा। वंशीधर जी को जैसे रमेश के रूप में भगवान मिल गए, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का तो यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन उसके साथ लखनऊ चला गया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वो चाची और भाभी कहकर पुकारता था, उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे मोहल्ले की सभी चाचियों और सभी भाभीयों के कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। यानी अब पढ़ाई लिखाई से उसका सारा ध्यान ही हट गया, क्योंकि मोहन के नाम पर उन लोगों को तो एक अच्छा नौकर मिल चुका था। मोहन, थोड़ा दही तो ला दे बेटा बाजार से। मोहन, ये कपड़े तो धोबी को दिया बेटा। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दो। इस तरह से औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई और ब्रदर बतलाना सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। इसीलिए घरेलू नौकर से अधिक उसकी कोई हैसियत नहीं थी। इस बात को मोहन भी समझने लगा। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, यानी एक सामान्य से स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वो मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया और उसका जो जीवन था एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। यानी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसी रास्ते उसी मार्ग पर वो आगे बढ़ता रहा जहां वो दूसरों के काम करने का एक साधन बना हुआ था। अब क्या हुआ, साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका होता, तभी मिलता। और जब रमेश कब मिलता, छुट्टियां होती तो कब मिलता था ये मौका घर जाने का, कि जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता। वरना उन छुट्टियों में भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही रहना पड़ता था। अब अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर था, बिल्कुल सही है। सवाल तो रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, क्योंकि और कोई दूसरा उसके पास उपाय ही नहीं था। घर वालों को उसकी वास्तविक स्थिति बतला करके वो दुखी नहीं करना चाहता था और वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त करके छुट्टियों में मोहन गांव आया, तो जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठी थी उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा है तो आदमी कोई हाथ का हुनर सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया, जहां पर टेक्निक से रिलेटेड उसको जो है एजुकेशन दी जाने लगी। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं था। पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। फिर धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों का चक्कर
लगाने लगा। वंशीधर जी जब भी मोहन के विषय में वंशीधर से जब भी मोहन के विषय में कोई पूछता तो वो बड़े ही उत्साह के साथ उसके पढ़ाई की बात बताने लगते और मन ही मन उनको ये विश्वास था कि एक ना एक दिन वो बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। अब अफसर तो तब बने ना क्योंकि उसको तो मौका ही नहीं मिला पढ़ने का। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ उनको गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाई। यानी उफ तक नहीं कर पाई, चूं तक नहीं कर पाई किसी लोगों को, किसी भी व्यक्ति को अपनी दुख की ये अपने पुत्र पर बीते हुए दुख की कहानी बता भी नहीं पाई। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के विषय में पूछा तो घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर के वो बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर जी की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था। ऐसा तो होना ही था। उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर जी आगे बढ़ गए। ब्राह्मण थे, लगता था दांत के नीचे तिनका दबा लेता हूँ कि भगवान झूठ तो बोल रहा हूँ लेकिन मुझे इस झूठ से के पाप से बचा लेना। धनराम के शब्द थे। मोहन लला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक ये शब्द कचोटते रहे। किसको? वंशीधर जी को। क्योंकि उनको पता था कि उनका पुत्र जो है मेधावी था लेकिन शहर के उस रमेश ने और उसके परिवार ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसका सारा कीमती समय जो था वो व्यर्थ निकाल दिया। त्रिलोक सिंह मास्टर जी की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बैंत से निकालकर भट्टी में तपाया। हंसुआ देखा होगा, जब भी फसल की वहां पे सफाई की जाती है तो एक गोलाई में चंद्राकार में और नीचे हत्था लगा होता है, लोहे का एक हथियार होता है जिसे हंसुआ कहा जाता है। उस हंसुए के फाल को यानी उसके आगे के हिस्से को बैंत में से यानी हत्थे में से निकाल लिया, भट्टी में तपाया अच्छे से और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी यानी उस हंसुए पर अच्छी धार दे दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बैंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। क्या कहते हैं, देखो बेचारे पंडित जी की तो वो तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। भाई उसको ये लगा कि मोहन खुद यहाँ आया है इस कार्य को करने के लिए, तो अगर किसी के साथ भी भिजवा देते तो मैं उनका ये कार्य कर देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर भी वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही नहीं है। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के जो लोग थे उन लोगों को शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। वही जो पूरी सोसाइटी था उसका डिवाइडेशन, ब्राह्मण उच्च है और जो शिल्पकार या फिर जो वैश्य हैं वो निम्न श्रेणी के हैं। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़े तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी और ब्राह्मण टोले के जो लोग हैं उन लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शहर में जाकर रहने के बावजूद भी मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि मोहन को भी इन सारी चीजों के विषय में पता था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा, लेकिन प्रकट में उसने कुछ भी नहीं कहा। भाई उसके मुंह पे उसने कुछ भी नहीं कहा, भाई काम तो तेरा हो गया तू जा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा, अपने काम करता जा रहे हैं। लोहे की एक मोटी सी छड़ को भट्टी में डलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से उसने सड़ासी पकड़कर जब दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारी तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से नहीं मुड़ पाया। अब मोहन उस कार्य को देख रहा था, मोहन से रहा नहीं गया। आपको पता है कि जिस व्यक्ति की जिस कार्य में रुचि होती है उस कार्य को करने में उसको बड़ा ही आनंद आता है। यही कारण है कि मोहन कई देर तक धनराम को देखता रहा, लेकिन धनराम जब उस कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा था तो मोहन ने उस कार्य को करने की ठानी। अब वो क्या करता है, किस तरह से अपने इस कार्य को अपनी रुचि का कार्य बनाता है, उसके इस कार्य में कितनी पारंगतता थी, कितना वो एक्सपर्ट हो गया था, ये सारी चीजें हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। जरूर इस पाठ को पढ़िएगा और समझिएगा। कल हम इस पाठ को पूर्णता की ओर ले जाएंगे और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।